हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, एनसीईआरटी, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है। ठीक है, इस सीरीज के अंतर्गत आपको हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, और जहाँ भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है उस सभी के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से ज़रूर देखें भाई। एक क्लास को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर से ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और आप सभी को पता है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। तो देखते हैं 1000 क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई सीरीज के। ठीक है, और आज 1001 से अपना क्वेश्चन स्टार्ट है। तो दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं भाई। तो फीचर लेखन, विज्ञापन, पटकथा या उद्घोषणा। तो क्या कहते हैं भाई। तो क्या कहेंगे, उसको पटकथा कहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे पटकथा कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो कौन सा कथन ठीक नहीं भाई दूरदर्शन समाचार के विषय में। तो कौन सा नहीं है। समाचार सत्यता पर आधारित हो, बिल्कुल होने चाहिए। समाचार लेखक निष्पक्ष हो, बिल्कुल होना चाहिए। शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है। ये क्या है, यही क्या है, गलत है, क्योंकि शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक है दूरदर्शन समाचार में। ठीक है, चित्र महत्वपूर्ण हो और शब्द उसकी सहयोगी भूमिका दे भाई। तो सी आंसर इसमें गलत है, तो आपको ये ध्यान रखना है और सभी बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 103वां क्वेश्चन है, दूरदर्शन के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, क्या सही नहीं है दूरदर्शन के बारे में। ठीक है, पहले समाचार दूरदर्शन था। ठीक है, दूरदर्शन समाचार था। अब क्या है, दूरदर्शन के बारे में क्या सही नहीं है वो हमें बताना है। तो यह समाचार, मनोरंजन और विज्ञापन का माध्यम बन गया, बिल्कुल बन गया भाई। दूरदर्शन जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण सहभागी, बिल्कुल है। जीवन दृश्यों की प्रस्तुति के कारण इसकी लोकप्रियता अधिक है, बिल्कुल है। इसके विज्ञापनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिवालिया बना दिया, ये क्या है, गलत है भाई। दूरदर्शन के विषय में ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, इसमें विषयों के अंतिम तक जाने का प्रयास किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है भाई। इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है, आगे देखते हैं भाई। वर्तमान और भावी पीढ़ी को सूचना, शिक्षा और प्रेरणा देने के लिए बनाई गई, बिल्कुल बनाई गई है। अतीत के जीवन दस्तावेजों के रूप में जानी जाती है, बिल्कुल जानी जाती है। तो इसमें गलत पूछा था, गलत अपना बी है। इसका उद्देश्य मनोरंजन होता है, ये क्या है, गलत है भाई। अगला क्वेश्चन है, राजकीय कामकाज के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई, संचार भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा या राजभाषा। तो भाई इसको हम क्या कहेंगे, राजभाषा कहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। राजकीय कामकाज के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और देश की अधिकाधिक जनता द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा क्या, किस उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से होता है, समाचार, उद्घोषण, साक्षात्कार या विज्ञापन। तो उद्घोषण के द्वारा होता है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। उद्घोषणा है भाई, ये उद्घोषणा है, ये इसमें गलत लिख रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा। भाई वीरकाल पूछा है, आदिकाल को किसने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, राहुल सांस्कृत्या ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी है, इन्होंने आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा दी है भाई।
ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है, राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है और राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। ये आपका आज क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैंने पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य आदिकाल का नहीं है? तो इनमें से कौन सा साहित्य भाई आदिकाल का नहीं है, ये हमें बताना है। तो भाई प्रगतिवादी साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य। भाई आदिकाल का साहित्य कौन सा नहीं है? जैन साहित्य तो है, नाथ साहित्य भी है, सिद्ध साहित्य भी है, लेकिन प्रगतिवादी साहित्य जो है ये आदिकाल का नहीं है। बल्कि किसका है ये? किसका है भाई ये आधुनिक काल का साहित्य है, ठीक है। जो प्रगतिवादी साहित्य है ये आधुनिक काल का साहित्य रहेगा, ठीक है, आधुनिक काल का साहित्य है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? जो चंद्रबरदाई है ये किसके दरबारी कवि थे, ये आपको बताना है। तो किसके थे? चंद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के, पृथ्वीराज के, महाराणा प्रताप के। तो चंद्रबरदाई भाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। और रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि है, ठीक है। इन्होंने माना है भाई, ठीक है, पृथ्वी जो चंद्रबरदाई जी है इनको महाकवि माना, प्रथम महाकवि माना। और इनकी जो रचना है पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, इसको भाई हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो चंद्रबरदाई जी हैं इनको हिंदी का प्रथम महाकवि माना है और इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, इसको प्रथम महाकाव्य माना है। और जो पृथ्वीराज रासो है इसमें भाई 68 छंद है। कितने छंद है? 68 छंद है, ठीक है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। ये आपको ध्यान रखना, काफी बार पेपर में पूछा गया है। सुख सुखी संवाद में कौन सी रचना रची गई है? तो पृथ्वीराज रासो। और किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भाई, अमीर खुसरो ने क्या नहीं लिखा? तो इनमें से अमीर खुसरो ने क्या नहीं लिखा है? पहेलियाँ, उल्टबासी, मुकरियाँ या दो सुखने। तो जो अमीर खुसरो जी हैं इन्होंने भाई उल्टबासियाँ नहीं लिखी, पहेलियाँ भी लिखी है, मुकरियाँ भी लिखी है, दो सुखने भी लिखी है, ठीक है। तो उल्टबासियाँ किसने लिखी है? तो उल्टबासियाँ भाई कबीरदास ने लिखी है, ठीक है। किसने? कबीरदास ने लिखी है, यदि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो अमीर खुसरो है ये इनका वास्तविक नाम काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो क्या है भाई इनका वास्तविक नाम? तो इनका वास्तविक नाम है अबुल हसन। क्या है? अबुल हसन है, ठीक है। काफी बार पेपर में पूछा गया है, इनका नाम अबुल हसन है भाई। और इनके जो गुरु है इनका भी नाम पूछा गया है, इनके गुरु का क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया है, ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु, ठीक है। और जो अमीर खुसरो जी है ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, ठीक है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के, किसके भाई? खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, ठीक है, आदि कवि कहे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति ने किस भाषा में रचना नहीं की है? तो किस भाषा में रचना नहीं की भाई विद्यापति ने? अवट में, मैथिली में, खड़ी बोली में, संस्कृत में। तो विद्यापति ने भाई खड़ी बोली में रचना नहीं लिखी है, अवट में लिखी है, मैथिली में लिखी है और संस्कृत में भी इन्होंने रचना की है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति के उदय के संदर्भ में भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास संबंधी अवधारणा किस आलोचक की है? जो भक्ति काल है यानी भक्ति के उदय में, ठीक है, भक्ति काल में भक्ति के उदय के संदर्भ में भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, क्या भाई? भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, ठीक है, ये अवधारणा कौन से आलोचक ने की है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने। तो जो ये आलोचना है भाई, ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, क्या कहा है? इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया, ठीक है, इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया, ठीक है, ये भक्ति के उदय के संदर्भ में अवधारणा दी है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा है? भक्ति
आंदोलन, जो भक्ति आंदोलन है ये एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है भाई। ये अवधारणा रामविलास शर्मा की है। ठीक है, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है भाई। और जो ग्रियर्सन जी है, ठीक है, एक मिनट भाई, जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने भक्ति काल को ईसाईयत की देन कहा है। ठीक है, ईसाईयत की देन। ठीक है, ध्यान रखना, आपको पेपर में पूछे जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय। ठीक है, भक्ति काल का समय क्या है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, ये आपको बताना है। तो संवत 1375 से 1700 विक्रमी, संवत 1350 से 1750 विक्रमी, ठीक है, संवत 1325 से 1725 विक्रमी, या संवत 1300 से 1700 विक्रमी। तो अपना ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। रामचंद्र शुक्ल ने के भी अनुसार भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700 विक्रमी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है? तो इनमें से भाई कौन से प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है, ये आपको बताना है। तो भाई जायसी, कुतुबन, मंजन या दादू दयाल। तो जो दादू दयाल है ये भी प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये किसके हैं? ज्ञानाश्री शाखा के महत्वपूर्ण संत कवि है भाई। ठीक है, ज्ञानाश्री शाखा के महत्वपूर्ण संत कवि है। ठीक है, जायसी, कुतुबन और मंजन ये क्या है? ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि है भाई। अगला क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? जो मृगावती है ये किसकी रचना है? जायसी की, कुतुबन की, मंजन की या उस्मान की? जो मृगावती है भाई ये भाई कुतुबन की रचना रहेगी और 1501 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और ये भाषा ये जो मृगावती है इसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा। काफी बार पेपर में पूछा गया है। और इसका छंद कौन सा है? दोहा चौपाई छंद में ये लिखी गई है, ये भी काफी बार पूछी है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कुतुबन है इनको प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि कहा है। ठीक है, क्या कहा है? प्रथम कवि कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और जायसी जी की रचना कौन सी है? पद्मावत है। ठीक है, मंजन की है कौन सी रचना? मधुमालती। और उस्मान की कौन सी रचना है? उस्मान की है भाई चित्रावली। कौन सी उस्मान की? चित्रावली। अगला क्वेश्चन है, सोहिला किसकी रचना है? जो सोहिला है ये किसकी रचना है? कबीरदास की, सुंदरदास की, रैदास की या गुरु नानक की? तो ये सोहिला है ये भी गुरु नानक की रचना रहेगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। जो गुरु नानक जी हैं इनकी और रचनाएं मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, एक तो इनकी होगी सोहिला, एक है इनकी जप्पू जी, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, काफ़ी बार पूछी गई है। आशा दीवार ये भी पूछी गई है। ठीक है, रही रास। ठीक है, और ये कहाँ पे संकलित है ये भी पूछा जाता है। ये गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है भाई। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है गुरु नानक जी की रचनाएं। और जो गुरु नानक जी की जप्पू जी रचना है, ठीक है, इसमें क्या है? गुरु नानक जी ने क्या कहा है? दर्शन का सार तत्व बताया इसमें, दर्शन का सार तत्व। ठीक है, ये जप्पू जी में गुरु नानक जी ने बताया है। और जो नसीहतनामा है, ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचना है नसीहतनामा भी गुरु नानक जी की। ठीक है, और जो सुंदरदास है इनकी महत्वपूर्ण रचना है ज्ञान समुंदर। दो रचना है इनकी काफी महत्वपूर्ण, ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास। ठीक है, और कबीरदास की तो आपको पता है साखी शब्द रमेणी। ठीक है, रैदास की भी आपको पता होगी। जिस बच्चे को पता है कमेंट में आप मुझे जरूर से जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो इनमें से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है ये बताना। सूरदास, नंददास, तुलसीदास, मीराबाई। तो सूरदास भी है, नंददास भी है, मीराबाई है, लेकिन जो तुलसीदास है ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है बल्कि राम भक्ति शाखा के कवि है।
ठीक है, राम भक्ति शाखा के कवि रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और आपको पता है सूरदास, तुलसीदास, सूरदास हो गए भाई, नंददास और मीराबाई ये किस शाखा की कवि हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि माना है तुलसीदास को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि माना है सूरदास को भी, ये ध्यान रखना है। तुलसीदास को राम भक्ति शाखा का और सूरदास को कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन है, केशव दास की रचना नहीं है, तो इनमें से केशव दास की रचना कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। केशव दास की रामलला नेहरू, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। तो भाई देखो, कवि प्रिया केशव दास की, रसिक प्रिया केशव दास की, रामचंद्रिका केशव दास की है। लेकिन जो रामलला नेहरू है ये केशव दास की रचना नहीं है, बल्कि ये तुलसीदास जी की रचना है। किसकी है? तुलसीदास जी की रचना रहेगी। ठीक है, और केशव दास की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया होगी, ठीक है, रामचंद्रिका होगी, विज्ञान गीता इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है। एक और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, ये पेपर में पूछी जाती है, केशव दास की रचना है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और इनकी जो एक और रचना नक्सिक और छंदमाल, ये पेपर में काफी बार पूछी गई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई के इष्ट देव है, तो मीराबाई के इष्ट देव कौन है? राम है, कृष्ण है, शिव है या इंद्र है? तो भाई मीराबाई के इष्ट देव है कृष्ण। कौन है? कृष्ण है। और जो मीराबाई है इनकी भक्ति के विषय में पूछा जाता है, मीराबाई की जो भक्ति है, जो मीराबाई की भक्ति है उसका कौन सा भाव है? तो माधुर्य भाव की भक्ति है भाई। मीराबाई की काफ़ी बार पेपर में पूछा गया। उनकी भाषा भी पूछी गई है, इनकी भाषा कैसी है? मीराबाई की राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा भी। अगला क्वेश्चन है, अष्टशाप के कवि नहीं है, इनमें से अष्टशाप के कवि कौन से नहीं है, ये आपको बताना है। कृष्णदास, चतुर्बुद्धदास, नंददास या नाभादास। जो नाभादास है ये अष्टशाप के कवि नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। जो नाभादास है गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन, ठीक है, राम भक्त है, कवि है भाई, राम भक्त कवि है। ठीक है, नाभादास तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि है, ध्यान रखना है। और इनकी रचना कौन कौन सी है? भक्तमाल है, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। अष्टयाम है, ये भी काफ़ी बार पूछी गई है। अष्टशाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में। किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। इसमें 4 शिष्य तो विठलनाथ के थे और 4 शिष्य इनके पिता वल्लभाचार्य के थे। इन 8 को लेकर इन्होंने अष्टशाप की रचना की थी भाई। तो इसी अखरावट किसकी रचना है? जो अखरावट है ये किसकी रचना है? कबीरदास की है, सूरदास की है, जायसी की है, तुलसीदास की है? तो अखरावट भाई जायसी जी की रचना रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, जायसी जी की है अखरावट रचना। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? पद्मावत है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा इन्हीं की है, मसलनामा इन्हीं की है, और कन्हावत काफ़ी बार पेपर में पूछी गई रचना है। कन्हावत भी जायसी जी की ही रचना रहेगी। और जो रामचंद्र शुक्ल जी है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, जायसी जी के 3 प्रमाणिक ग्रंथ का उल्लेख किया है। ठीक है, कौन कौन से? पद्मावत का, अखरावट का और आखिरी कलाम का। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछी जाता है भाई। ठीक है, शुक्ल जी ने किस किस का जिक्र किया है? ठीक है, उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में पद्मावत का, अखरावट का और आखिरी कलाम का। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवि नहीं है। ठीक है, रीति काल में भाई 3 काव्य धाराएं चली थी, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। तो पूछा इसमें से रीति मुक्त कवि कौन सा नहीं है? देव, घनानंद, ठाकुर, बोधा। ठीक है, तो भाई जो देव कवि है ये रीति मुक्त कवि नहीं है। घनानंद, बोधा, ठाकुर और इसके साथ साथ आलम, द्विजदेव, ठीक है, जो द्विजदेव है ये सभी रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं।
देव क्या है, ये रीतिबद्ध कवि है। क्या है, रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। देव हो गए, चिंतामणि, भूषण, जसवंत, मतीराम, ये आदि रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं भाई। और जो रीति सिद्ध है, रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं हमारे बिहारी। ठीक है, बिहारी कवि जो है रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो चिंतामणि है, चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक माना है। क्या जाने कितनी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है, ललित ललाम किसकी रचना है? जो ललित ललाम है ये किसकी रचना है? देव की है, बिहारी की, मतीराम की या सेनापति की? जो ललित ललाम है भाई ये मतीराम की रचना रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, ये मतीराम की रचना है और ये क्या है, एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने क्लासें आपके लिए प्रोवाइड कर रखी है, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जरूर से जरूर जाके देखें। और हिंदी साहित्य की जो मैंने 1 शॉट की क्लास दी है उसमें ये अलंकार निरूपक वगैरह सारे मैंने आपको बता रखे, तो प्लीज़ वो क्लासें विजिट जरूर से जरूर करें आप। ठीक है, जो देव कवि हैं इनकी रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन से पेपर में पूछी जाती है। भाव विलास इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, अष्टयाम इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना भाई। भवानी विलास है, देव चरित्र है, प्रेमचंद्रिका इन्हीं की है। और रामचंद्रिका किसकी है भाई, कमेंट में बताना। जाति विलास इन्हीं की है, रस विलास इन्हीं की रचना है, सुजान विनोद इनकी है, प्रेम तरंग भी देव की ही रचना रहेगी। ठीक है, और बिहारी की रचना कौन सी है? बिहारी सतसई भाई से कौन सी रचना पद्माकर की है? ठीक है, तो कौन सी रचना पद्माकर की रहेगी इसमें से बताने हैं। रस विलास है, भाषा भूषण है, गंगा अवतरण है, गंगा लहरी है। तो गंगा लहरी ये पद्माकर की रचना है। ठीक है, रस विलास किसके? देव की है। भाषा भूषण किसके? जसवंत कवि की है, जसवंत सिंह की है। और गंगा अवतरण किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रहेगी भाई, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है रचना। अगला क्वेश्चन है, भूषण की रचना नहीं है, तो भूषण की रचना इनमें से कौन सी नहीं है वो हमें बतानी है। शिवराज भूषण है, जहांगीर जस चंद्रिका, शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है। तो भूषण की रचना भाई इनमें से कौन सी नहीं है? तो जहांगीर जस चंद्रिका भूषण की रचना नहीं है। किसकी है? ये केशव दास की रचना है। ठीक है, केशव दास की रचना है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ये तीनों की तीनों रचनाएं भूषण की रहेगी। और केशव दास की और रचनाएं देख लेते हैं। रसिक प्रिया इन्हीं की है, केशव दास की। रामचंद्रिका इन्हीं की है। अभी मैंने ऊपर आपसे क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन में आ ही गया। कवि प्रिया भी केशव दास की रचना है। विज्ञान गीता भी केशव दास की रचना है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतसई के रचनाकार कौन है? सतसई के रचनाकार कौन है भाई? तो कौन है? बिहारी है, केशवदास है, भूषण है, घनानंद है। तो बिहारी है भाई सतसई के रचनाकार। ये आपको ध्यान रखना है। जो सतसई है ये क्या है भाई? दोहा छंद में रचित है। जो सतसई है ये क्या है? दोहा छंद में रचित है। और सतसई की भाषा कैसी है? तो भाई परिनिष्ठित, क्या भाई? परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ठीक है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। सदल मिश्र है, इंशाअल्लाह खां है, सदल लल्लू लाल है या सदा सुखलाल है? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंशाअल्लाह खान रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और जो रानी केतकी की कहानी है इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित्र। पेपर में काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन सा? उतंत मार्तंड है, बंगदूत है, बनारस अखबार है, प्रजा हितैषी है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंत मार्तंड रहेगा भाई। ठीक है, और ये 30 मई 1826 ईस्वी में
ठीक है, कानपुर से निकला था। और ये किसने निकाला था, इसके संपादक कौन थे, तो जुगल किशोर थे। ठीक है, जुगल किशोर थे भाई, आपको ध्यान रखना है। सॉरी भाई, कलकत्ता से लिख रहा था, कानपुर से नहीं लिखा। कानपुर के तो भाई जुगल किशोर जी निवासी थे, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो 30 मई है, 30 मई को ही हम राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था, उदंत मातन। और जिस दिन ये प्रकाशित हुआ था उस दिन के दिन को ही हम राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 30 मई को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह उद्घोषणा किस वर्ष की थी, तो किस वर्ष की थी भाई, सन 1863, 69, 73 या 83। तो 1873 ईस्वी में ये उद्घोषणा की थी, सी आंसर बिल्कुल सही है। और किस में की थी, इनकी पुस्तक थी कालचक्र। ठीक है, इस पुस्तक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घोषणा की थी कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखनी है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है, जैसे कश्मीर कुसुम, जो पेपर में पूछे जाते वही बता रही हूँ, उदयपुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, तदीय सर्वस्व, ठीक है, सूर्योदय, भ्रूण हत्या, काशी, मणिकर्णिका और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, ये इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नागरी नीरद पत्रिका कौन निकालते थे, तो नागरी नीरद पत्रिका कौन निकालते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो नागरी नीरद पत्रिका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने 1893 ईस्वी को मिर्जापुर से प्रकाशित की थी। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी, कैसी थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं कौन कौन सी है, कवि वचन सुधा है, ठीक है, जो 1868 में प्रकाशित हुई। हरिश्चंद्र मैगजीन है भाई, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित हुई। और जो इनकी बाला बोधनी है, बाला बोधनी पत्रिका, ये भाई 1874 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त किस नाम से लिखते थे, जो बाल मुकुंद गुप्त है भाई ये किस नाम से लिखते थे, तो शिव शंभू या स्वयंभू। तो भाई ये शिव शंभू के नाम से लिखते थे। ठीक है, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और बाल मुकुंद गुप्त ने भाई 1904 से लेकर 1905 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में, कौन सी पत्रिका में, भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभू का चिट्ठा, काफी महत्वपूर्ण रचना इनकी है, शिव शंभू का चिट्ठा नाम से। ठीक है, तत्कालीन जो गवर्नर था, क्या नाम था उसका, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके ये निबंध लिखा था भाई, शिव शंभू के चिट्ठे। अगला क्वेश्चन है, कविता और कविता निबंध के लेखक कौन है, जो कविता और कविता किस विधा की रचना है, निबंध की है, इसके लेखक पूछा है कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कविता और कविता निबंध के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा है, बातों का संग्रह कहा है, ये आपको ध्यान रखना है, बातों का संग्रह कहा है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है महावीर प्रसाद के निबंधों को क्या, बातों का संग्रह। पेपर में आने वाली बातें हैं तो प्लीज आप इनको ध्यान रखना। ठीक है, और महावीर प्रसाद जी द्विवेदी जो है, इनके महत्वपूर्ण निबंध है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, वो है संपत्ति शास्त्र, रसक रंजन, नाट्य शास्त्र निबंध है ये भाई। ठीक है,
उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण, महाकवि, माघ का प्रभात वर्णन और आत्म निवेदन। कौन सा भाई? आत्म निवेदन। इनका काफी महत्वपूर्ण ये निबंध है भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन है, शांत पथिक नामक काव्य अनुवाद किसने किया है? जो शांत पथिक है भाई, ठीक है, इसका काव्य अनुवाद किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हरिओद्र, रामनेस त्रिपाठी ने या श्रीधर पाठक ने? तो शांत पथिक का काव्य अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, मैं आपसे बार बार मैं फोकस कर रही हूँ, प्लीज़ आप जो मैंने आपको शॉर्ट नोट वाली एक क्लास उपलब्ध करवाई है उसको आप जरूर से जरूर जाके देखिए। प्लेलिस्ट मैंने आपको बना के दे रखी है, उसमें वो आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेदवी वनवास के रचयिता कौन है? तो वेदवी वनवास के रचयिता कौन है? हरिओद्र जी है, मैथिली शरण गुप्त है, श्रीधर पाठक है या दिनकर है? तो वेदवी वनवास के रचयिता रहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद्र जी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो वेदी वनवास है इसमें कुल 18 सर्ग है। कितने हैं? 18 सर्ग है। और इसके अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से देख लेते हैं। रसिक रहस्य इन्हीं का है, हरिओद्र जी का। प्रेम प्रपंच इन्हीं का है। पद्य प्रसून इन्हीं का है। पारिजात इन्हीं का है भाई। रस कलश भी इन्हीं का है। चुभते चौबते, चोखे चौपते इन्हीं के है भाई ये रचनाएं। अगला क्वेश्चन है, मुकुटधर पांडे कृत हिंदी में छायावाद निबंध श्रृंखला किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ठीक है, मुकुटधर पांडे ने लिखा है हिंदी में छायावाद। ये क्या है? एक निबंध है। ठीक है, हिंदी में छायावाद निबंध। ठीक है, श्रृंखला किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आपको ध्यान है, सरस्वती, शारदा, लक्ष्मी या इंदु? तो भाई जो श्री शारदा पत्रिका है, ठीक है, इसमें ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, हिंदी में छायावाद निबंध श्रृंखला के नाम से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई। और सन 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद, क्या भाई? सरस्वती में हिंदी में छायावाद, हिंदी में छायावाद नाम से एक संवाद तत्व लेख प्रकाशित करवाया था सुशील कुमार ने, ध्यान रखना है। और इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, कौन कौन थे वे 4 लोग? सुशीला देवी थी, हरिकिशोर थे भाई, हरिकिशोर बाबू। ठीक है, ये राम नरेश जोशी थे, ये चित्रकार थे भाई एक। और सुमित्रानंदन पंत जी थे। हिंदी में छायावाद शीर्षक के नाम से एक संवाद तो लेख प्रकाशित करवाया था। और इस संवाद में 4 लोग शामिल थे, सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी और सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। तो इनमें से क्या प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है? व्यक्तिकता, यथार्थपरक, व्यंग्य, समतामूलक समाज की स्थापना का आदर्श। तो भाई बी भी है, सी भी और डी भी है, लेकिन ए प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, व्यक्तिकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जो व्यक्तिकता है ये प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। यथार्थपरकता है, व्यंग्य है, समतामूलक समाज की स्थापना का आदर्श है। और इसके अलावा और भी है, सांप्रदायिकता का विरोध, ये प्रगतिवाद की विशेषता के अंतर्गत आएगा। जनभाषा का प्रयोग, ठीक है, जनभाषा का प्रयोग। ठीक है, मुक्त छंद का प्रयोग, ये सभी प्रगतिवाद की विशेषताओं के अंतर्गत आएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? तो कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? तुमने कहा था, सतरंगे पंखों वाली, युगधारा या युगांत? तो भाई जो युगांत है ये नागार्जुन की रचना नहीं है, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना रहेगी। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना रहेगी। ठीक है, युगांत।
बल्कि जबकि तुमने कहा था युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराया के हजार हजार बाहु वाली, पुरानी जूतियों का कोर्स, ये सभी नागार्जुन जी की रचनाएं रहेंगी और प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो प्रयोगवाद की क्या प्रवृत्ति नहीं है? अहम की प्रतिष्ठा, दमिता वासना का उभार, भावप्रवण दृष्टि, नवीन उपमानों का प्रयोग। तो भावप्रवण दृष्टि ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। अहम की प्रतिष्ठा, दमित वासना का उभार, नवीन उपमानों का प्रयोग, ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के कवि नहीं है। जो तार सप्तक है इसके कवि नहीं है। 1943 में ये प्रकाशित हुआ था भी तार सप्तक। ठीक है, तो इसके कवि कौन से नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती। जो धर्मवीर भारती है ये तार सप्तक के कवि नहीं, बल्कि जो दूसरा तार सप्तक है, दूसरा तार सप्तक है इसके कवि हैं। ठीक है, दूसरे सप्तक के कवि हैं धर्मवीर भारती। जबकि अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्ति बोध, ठीक है, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल ये तार सप्तक के कवि रहेंगे। 1943 में ये प्रकाशित हुआ था और अज्ञे जी ने इसको प्रकाशित किया था। और हर एक सप्तक में 7 कवि है भाई। फिर तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? जो तीसरा सप्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1958 में, 1959 में, 1960 में, 1961 में। तो 1959 में तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरे सप्तक के कवि कौन कौन से हैं? 7 कवि मैंने आपको बताए हैं। हर एक सप्तक में 7 कवि हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण भाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सॉरी अग्रवाल ने केदारनाथ सिंह है, और कृति चौधरी। ठीक है, ये तीसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि है भाई हमारे पास। तो इसी के साथ हैं आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो कौन है भाई आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक? सरदार पूर्ण सिंह है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल है। तो सरदार पूर्ण सिंह रहेंगे आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक। ठीक है, पूछा जा सकता है जो आचरण की सभ्यता है किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना भाई? निबंध से है ये। और इसके लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और सरदार पूर्ण सिंह जो है इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध है। मजदूरी और प्रेम काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, ठीक है, सच्ची वीरता इनका काफी महत्वपूर्ण निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का भी। ठीक है, पवित्रता काफी बार पेपर में पूछे गए निबंध है ये। ठीक है, कन्यादान का काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। और अमेरिका का मस्त, ठीक है, मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण निबंध है भाई सरदार पूर्ण सिंह की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? जो परीक्षा गुरु है इस उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु क्या है भाई? किस विधा से संबंधित है? उपन्यास विधा से संबंधित है। इसके लेखक पूछा कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी है, सरदार राम फिल्लोरी है, देवकी नंदन खत्रिया, श्रीनिवास दास है। तो परीक्षा गुरु के उपन्यासकार कौन है? तो श्रीनिवास दास रहेंगे। और 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था भी परीक्षा गुरु उपन्यास का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास ने जो परीक्षा गुरु लिखा था इसको अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास बताया है। ठीक है, अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास
माना है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा रहेगा? परीक्षा गुरु। और इसको किसने माना है? तो किसने माना? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, ठीक है। और जो ये श्रीनिवास दास कुसुम, ठीक है। सरदार राम फिल्लोरी, इनका है भाग्यवती उपन्यास। और देवकी नंदन खत्री का है चंद्रकांता। काफी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था के लेखक कौन है? भाई उसने कहा था किस विधा से है? तो कहानी विधा से। तो इसमें पूछा इसके लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, प्रेमचंद्र जी है। तो उसने कहा कहानी के लेखक रहेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। और 1915 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी की काफी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। बुद्धू का कांटा, सुख में जीवन और उसने कहा था, ये 3 कहानी इनकी काफी महत्वपूर्ण रहेगी, आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? ठीक है भाई, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अजातशत्रु, रक्षाबंधन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो अजातशत्रु भी है, स्कंदगुप्त भी है, चंद्रगुप्त भी है, लेकिन जो रक्षाबंधन है ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, बल्कि किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी जी का नाटक रहेगा, ठीक है। हरिकृष्ण प्रेमी जी का नाटक है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद के अजातशत्रु हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी है, राजेश्वरी है, प्रायश्चित है, ये काफी महत्वपूर्ण इनके नाटक है भाई। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन की विधा क्या है? नाटक है ये। इसके रचनाकार पूछा, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर है। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक रहेंगे मोहन राकेश भाई। कौन रहेंगे? मोहन राकेश। और इनके काफी महत्वपूर्ण नाटक है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ठीक है, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। और ये पैरों तले जो इनका जमीन नाटक है, पैरों तले की जमीन नाटक क्या है इनका? ये अधूरा है। काफी बार पेपर में पूछा गया है। मोहन राकेश जी के काफी महत्वपूर्ण नाटक है भैया, ठीक है। और जो सुरेंद्र वर्मा है इनका महत्वपूर्ण नाटक है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ठीक है, सूर्य की पहली किरण तक। द्रौपदी नाटक इनका काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। नायक खलनायक विदूषक, ये भी काफी बार पेपर में पूछा गया नाटक है भाई। आठवां सरग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन, ये काफी महत्वपूर्ण नाटक भाई सुरेंद्र वर्मा के। अगला क्वेश्चन है, कारवां एकांकी के लेखक कौन है? जो कारवां है किस विधा से संबंधित एकांकी है ये पूछा, इसके लेखक कौन है? तो कौन है? भुवनेश्वर है, राम कुमार वर्मा है, लक्ष्मी नारायण लाल है, धर्मवीर भारती है। तो भुवनेश्वर जी रहेंगे कारवां एकांकी के लेखक। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, ठीक है। तो महादेवी का जो रेखा चित्र या संस्मरण है इनमें से कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो मेरा परिवार भी, पथ के साथ भी, स्मृति की रेखाएं भी है, लेकिन याद हो कि न याद हो, ये महादेवी वर्मा जी का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, बल्कि काशीनाथ सिंह का है। किसका है? काशीनाथ सिंह का ये रहेगा, ठीक है। और सभी महादेवी वर्मा जी के है ये। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती कृत हम हसमत किस विधा की है? ठीक है, हम हसमत किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की है। एक इसमें पूछा ये किस विधा से संबंधित है, तो किस विधा से संबंधित है? आत्मकथा है, संस्मरण है, जीवनी है, या भी कहानी है? तो भाई ये क्या है? एक संस्मरण रहेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है कृष्णा सोबती की, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया काफी बार पेपर में पूछी गई है ये। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यान कृत किन्नर देश में एक डैश है, ठीक है। राहुल सांस्कृत्यान ने की रचना है किन्नर देश में, ठीक है। किन्नर देश के रचनाकार कौन है? राहुल सांस्कृत्यान। ये पूछा गया, ये एक उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, या
जीवनी है। तो ये किन्नर देश में क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है राहुल सांस्कृत्यायन का। ठीक है, और इनके काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन जी का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र। ठीक है, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून और चीन में क्या देखा, ये इनके काफी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत रहेंगे राहुल सांस्कृत्यायन के भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन कृत आत्मकथा नहीं है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की इनमें से कौन सी आत्मकथा नहीं, आप सभी को पता है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, इनमें से बताना हमें कौन सी नहीं है। तो क्या भूलू क्या याद करूँ, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, अपनी धरती अपने लोग, ये भाई हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा नहीं है, बल्कि राम विलास शर्मा। ठीक है, बल्कि रामविलास शर्मा ने अपनी 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से प्रकाशित करवाया था भाई। ठीक है, और कब, 1996 में। तो ये रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है, और कितने भाग में, ये 3 भाग में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलियज की डायरी, और भाई इसका ये और बताना, जो हरिवंश राय बच्चन है उनकी जो चौथी आत्मकथा वो कौन सी है। ठीक है, क्या भूलू क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण, फूल, बसेरे से दूर, और ये 3 तो यहाँ पे दे रखी है, एक और इनकी आत्मकथा का भाग है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे, मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ। मलियज की डायरी का संपादन किसने किया है, तो किसने किया भाई मलियज की डायरी का संपादक, रामविलास शर्मा ने, नामवर सिंह ने, अज्ञे ने, या मुक्तिबोध ने। तो मलियज की डायरी का संपादन किया है नामवर सिंह ने, भी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और मुक्तिबोध की एक काफी महत्वपूर्ण रचना है एक साहित्यिक की डायरी, क्या है, एक साहित्यिक की डायरी। अगला क्वेश्चन है, तूफानों के बीच, क्या भी तूफानों के बीच शीर्षक से किसने रिपोर्टाज प्रकाशित करवाया था, और तूफानों के बीच, ठीक है, रिपोर्टाज किसका है, तो राघे राघव का, धर्मवीर भारती का, विवेक की रॉय का, फणीश्वर नाथ रेणु का है। तो तूफानों के बीच भाई राघे राघव जी का, ठीक है, रिपोर्टाज रहेगा। और धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा, ठीक है, धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्तांत कौन सा है, युद्ध यात्रा। फणीश्वर नाथ रेणु का है ऋण जल धन जल, रिपोर्टाज है भाई ये। विवेक की रॉय का है जुलूस रुका हुआ है, जुलूस रुका है। ठीक है, ये इनके रिपोर्टाज रहेंगे। और जो भी बच्चा, अगर आप इनको अच्छी प्रकार से करना चाहता है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत हो गए, कहानी विधा होगी, उपन्यास हो गए, नाटक हो गए, तो भाई मैंने आप सभी के लिए चैप्टर वाइज सीरीज की प्लेलिस्ट बना दी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप चैप्टर वाइज सीरीज को जरूर से जरूर देखें भाई। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन रहेंगे, ये आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक है नंदुलारे वाजपेयी जी। और जो नंदुलारे वाजपेयी हैं, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण आलोचना की पुस्तकें हैं, ये हम देखते हैं क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है भाई। ठीक है, आलोचना की पुस्तक है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, प्रेमचंद्र। आलोचना की पुस्तक है ये आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, ठीक है, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, साहित्य का भी आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य, सर्जन और समीक्षा, ठीक है, नया साहित्य और नए पर्सन। ये नामवर सिंह जी के काफ़ी महत्वपूर्ण नंद दुलारे वाजपेयी के काफ़ी महत्वपूर्ण क्या है, ये आलोचना की पुस्तक है भाई, नंद दुलारे वाजपेयी जी की।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नंद दुलारे वाजपेयी जी को, जो नंद दुलारे वाजपेयी जी है, इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। ठीक है, किसने? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। अगला क्वेश्चन है, जे हाल मिसकी मुकुन तगाफुल दुराय नैना बताए बनाए बतिया पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्ति भाई किसकी है? तो किसके? विद्यापति के, कबीरदास के, जायसी के या अमीर खुसरो के? तो ये पंक्ति अमीर खुसरो की रहेगी। जेहाल ए मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, तो किसकी है ये पंक्तियां? अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। और अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, ठीक है, पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्य की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? उक्ति वैचित्य की प्रधानता है भाई। ठीक है, और खुसरो की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी है? खालिक बारी है, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण कौन देश को वासी पंक्ति किसके द्वारा रचित है? क्या भी निर्गुण कौन देश को वासी, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये किसकी है भाई? तो किसकी है? कबीरदास की, तुलसी की, सूरदास की, जायसी की। तो भाई ये सूरदास की पंक्ति रहेगी। ठीक है, और सूरदास जी के महत्वपूर्ण 3 ग्रंथ हैं। ठीक है, कौन कौन से है? सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कबीर की भाषा के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका रहेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह का। तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रहेगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। और भाई जो कबीरदास जी है, इनकी वाणी को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? ये मैंने आपको काफी बार बता चुकी हूँ और मैंने आपको शॉर्ट में भी ये बताया है। तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? सद्दू कड़ी भाषा कहा है। क्या कहा है? सद्दू कड़ी भाषा कहा है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना है वो कहाँ पर हमें मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना हमें देखने को मिलता है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने, किसने भाई? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ठीक है, कबीर को हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता माना है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फैक्ट है ये काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की काव्य कौन सी भाषा में थी? जो मीराबाई जी इनकी काव्य रचनाएं कौन सी भाषा में है ये आपको बता। तो भाई कौन सी भाषा में है? भोजपुरी में है, राजस्थानी में है, अवधी में है, खड़ी बोली में है। तो भाई राजस्थानी भाषा में। ठीक है, मीराबाई की काव्य, क्या भाई मीराबाई जो है इनकी काव्य राजस्थानी भाषा में है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, ठीक है, गीत गोविंद का टीका भी, नरसिंह जी का मायरा, ठीक है, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा नुरुसन, मीरा की गर्वीली और रुक्मणी मंगल, ये मीराबाई की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, बिहारी की काव्य भाषा थी। तो बिहारी जो है इनकी काव्य भाषा क्या थी? बिहारी जी की काव्य भाषा क्या थी? और बिहारी जी रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के काफी महत्वपूर्ण कवि है और इनकी रचना क्या है? बिहारी सतसई। ठीक है, इनकी काव्य भाषा पूछिए, अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली या भोजपुरी है। तो बिहारी की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। क्या है भाई? ब्रज भाषा है। और मैंने इनकी एकमात्र रचना कौन सी बताई है? बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। और ये दोहा छंद में रचित है, ये मैंने आपको कल भी बताया था।
और जो बिहारी सतसई है इसकी भाषा क्या है, एक प्रेनिष्ठिक साहित्यिक ब्रज भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या, ठीक है, बिहारी लाल जो है इनकी समस्त दोहों की संख्या कितनी है, 719 है, ठीक है। और जो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं इन्होंने भी इनकी दोहों की संख्या 713 मानी है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का काव्य नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य नहीं है, इनमें से ये हमें बताना। तो भारत भारती, साकेत, कुरुक्षेत्र या यशोधरा, ठीक है। किसका, मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य नहीं है। तो जो कुरुक्षेत्र है ये मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य नहीं है, बल्कि किसका है, रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य रहेगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का ये काव्य है भाई कुरुक्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, विष्णुप्रिया, जय भारत, सिद्धराज, ये सभी मैथिली शरण गुप्त जी के काफ़ी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, कमायनी में कितने सर्ग है। जो कमायनी है इसमें कितने सर्ग है भाई, तो कितने सर्ग है कमायनी में, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो कमायनी में 10 है, 15 है, 20 है या 25 है। तो कमायनी में भाई 15 सर्ग है। कितने हैं, 15 सर्ग है, ठीक है। चिंता से सर्ग स्टार्ट होते हैं और आनंद पर जाकर इनकी समाप्ति होती है। तो आज ही मैं आपको लिखवा रही हूँ, जिसे बच्चे ने नहीं नोट किया तो आज कर सकता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना लज्जा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, सौपन संघर्ष, सौपन लिखवा दिया, सौपन संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। भाई आनंद, ये 15 सर्ग है भाई कमायनी के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो और भाई आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने, ठीक है, जो आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी है उन्होंने कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। क्या भाई, छायावाद का उपनिषद कहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जयशंकर प्रसाद जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है, उर्वशी है, कोछोवास है, बभ्रुवाहन है, कानन कुसुम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। महाराजा का महत्व है, झरना, आंसू, लहर, कमायनी इन्हीं की है। डैश निराला की कविता नहीं है, ठीक है, जो निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी कविता इनमें से कौन सी नहीं है। तो बाघ, तोड़ती पत्थर, स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा। तो तोड़ती पत्थर भी निराला की है, राम की शक्ति पूजा भी है भाई, स्रोत स्मृति भी निराला की है। लेकिन जो बाघ है, बाघ जो कविता है ये निराला की नहीं है। ये किसकी है, ये केदारनाथ अग्रवाल की रहेगी। किसकी है, केदारनाथ, सॉरी अग्रवाल नहीं, केदारनाथ सिंह की है भाई, अग्रवाल की नहीं, सिंह की है। केदारनाथ सिंह की ये कविता है बाघ, और ये एक लंबी कविता के अंतर्गत आती है, ठीक है, लंबी कविता के अंतर्गत आती है बाघ कविता, केदारनाथ सिंह की है। और तोड़ती पत्थर ये सभी किसकी है, निराला जी की कविताएं रहेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लंबी कविता अंधेरे में किसके द्वारा रचित है। जो अंधेरे में है वो क्या है, एक लंबी कविता के अंतर्गत आती है। तो ये किसके द्वारा रचित है, ये पूछा गया है। तो निराला, धर्मवीर भारती, अज्ञेय या मुक्तिबोध। तो अभी ये कविता मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उनका काफी महत्वपूर्ण काव्य कृति है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस, अंतकरण का आयतन। और एक और काफी महत्वपूर्ण रचना है भूल गलती, जो काफी बार पेपर में पूछी गई है भाई। और जो अंधेरे में है, ठीक है, जो अंधेरे में इनकी कविता है, इसका पहला प्रकाशन, ठीक है, कौन सी पत्रिका में, कल्पना पत्रिका में,
ठीक है, 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किस नाम से हुआ था ये पूछा जाता है, आशंका के द्वीप, द्वीप अंधेरे में। ठीक है भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटक है, तो मौलिक नाटक कौन सा भारतेंदु जी द्वारा रचित, ये आपको बताना। मौलिक, अनुदित नहीं, मौलिक पूछा है। मुद्रा राक्षस, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। जो अंधेर नगरी है ये भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है भाई। ठीक है, और 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। जबकि मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, दुर्लभ बंधु आदि भारतेंदु जी के अनुदित नाटक है। कैसे है? अनुदित नाटक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध आरंभ में किस नाम से प्रकाशित हुए? ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनके निबंध आरंभ में किस नाम से प्रकाशित हुए थे? विचार विधि के नाम से, विचार वाटिका, विचार माला या विचार मणि? तो भाई विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुए थे, और कब? 1930 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। और रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन काफी महत्वपूर्ण है, जो काफी बार पेपर में पूछा जाता, आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। क्या भाई? निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण इनका कथन और पेपर में पूछा जाता है। और भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, इससे आगे का है ये, लेकिन पूछा इतना ही जाता है। ठीक है, कभी कभी पूरा भी पूछ लिया जाता है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल किसके निबंधों का संग्रह है? जो अशोक के फूल है किसके निबंधों का संग्रह है भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विद्यानिवास मिश्र? तो भाई अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है, निबंध संग्रह है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है अशोक के फूल। और भी इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। कौन कौन से है वो? एक मिनट भाई। कल्पलता, मध्यकालीन, धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह इनके। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है, तो इनमें से रामविलास शर्मा की कौन सी पुस्तक नहीं है, ये आपको बताना है। नई कविता और अस्तित्ववाद, ये तो है। निराला निराला की साहित्य साधना, ये भी है। परंपरा का मूल्यांकन भी है। लेकिन हिंदी साहित्य की भूमिका, ये राम विलास शर्मा की पुस्तक नहीं है, बल्कि किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही ये रहेगी पुस्तक। और ये आलोचनात्मक ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी क्या है? ये रामविलास शर्मा जी की पुस्तक है भाई। और इसके बाद वो भी है, इनकी प्रगति और परंपरा भी है, साहित्य और संस्कृति भी, आस्था और सौंदर्य भी, भाषा, युग बोध और कविता, ये सभी रामविलास शर्मा जी के निबंध संग्रह भी है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है, तो इसमें से प्रेमचंद्र की कहानी कौन सी नहीं है? ईदगाह, आकाशदीप, पूस की रात या कफन? तो भाई देखो, प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह भी है, पूस की रात भी है, कफन भी है। लेकिन जो आकाशदीप है ये प्रेमचंद्र जी की कहानी नहीं है, बल्कि किसकी कहानी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है।
ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है आकाशदीप, ये आपको ध्यान रखनी है। और सभी किसकी थी? प्रेमचंद्र जी की है। ईदगाह है, पूस की रात, कफन, सवा शेर गेहूं, नमक का दरोगा, काफी महत्वपूर्ण कहानी है इनकी, नमक का दरोगा, बड़े भाई साहब। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण कहानियां है भाई प्रेमचंद्र की। और जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां देख लेते हैं कौन कौन सी है इनके कहानी संग्रह। एक तो है प्रतिध्वनि, ठीक है, छाया है, आकाशदीप तो यहाँ पे है, आंधी है, और भाई इंद्र जाल है। इनके काफी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, सुनीता किसका उपन्यास है? जो सुनीता है ये किसका उपन्यास है? जिनेंद्र, अज्ञे, प्रेमचंद्र या यशपाल? तो भाई सुनीता जिनेंद्र जी का उपन्यास रहेगा। इसका है जिनेंद्र जी का उपन्यास, और इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ठीक है, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी, दशार्क, ये सभी किसके हैं? जिनेंद्र जी के उपन्यास रहेंगे। ठीक है। और जो अज्ञे जी है इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। भाई यज्ञ जी के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, मेला आंचल उपन्यास के केंद्र में है। तो मेला आंचल उपन्यास के केंद्र में क्या है ये आपको बताना है। पूर्वांचल, उत्तरांचल, बुंदेलखंड या पूर्णिया बिहार? तो पूर्णिया बिहार क्या है मेला आंचल के केंद्र में है भाई, आपको ध्यान रखना। और मेला आंचल किसका उपन्यास है? ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है भाई उपन्यास। और कैसा है ये? एक आंचलिक उपन्यास है। कैसा है? आंचलिक उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। और जो मेला आंचल उपन्यास है इसमें एक सामाजिक व राजनीतिक भूमिका को प्रस्तुत करता है भाई ये। ठीक है, मेला आंचल जो है, ठीक है, सामाजिक व राजनीतिक भूमिका को प्रस्तुत करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें यथार्थवादी समस्या मूलक आंचलिक उपन्यास है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और भी भाई जो फणीश्वर नाथ रेणु है इनके उपन्यास है कौन कौन से हैं? प्रति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, और पलटू बाबू। भी पलटू बाबू रोड, ये इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं फणीश्वर नाथ रेणु के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विषम सहानी का नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास विषम सहानी का नहीं है? तमस, कड़िया, आधा गांव या झरोके? तो आधा गांव जो है ये विषम सहानी जी का उपन्यास नहीं है, बल्कि किसकी है? किसका उपन्यास है? राही मासूम रजा का उपन्यास रहेगा ये। ठीक है। और तमस, कड़िया, झरोके, बसंती, ठीक है, मैया दास की माड़ी, कुंतो, कुंतो हो गया, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये सभी विषम सहानी जी के उपन्यास रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से भाई कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता, ठीक है, कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा, बिल्कुल सही है, ममता कालिया, बेघर, बिल्कुल सही, निर्मल वर्मा, आपका बंटी, ये क्या है? गलत है। ये आपका बंटी निर्मल वर्मा जी का नहीं है, बल्कि किसका है? तो ये मन्नू भंडारी जी का उपन्यास रहेगा। किसका है? मन्नू भंडारी जी का। ठीक है। अगला, तो अभी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। शेखर जोशी, कोशिका कटवार, बिल्कुल सही है। धर्मवीर भारती, बंद गली का आखिरी मकान, ये बिल्कुल सही है। ममता कालिया, बादलों के घेरे में। आगे कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया। जो ममता कालिया है
ठीक है, यही सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ममता काले का बादलों के घेरे में नहीं है, बल्कि बादलों के घेरे में कृष्णा सोबती जी की कहानी है भाई। क्या भी कृष्णा सोबती जी की क्या है, कहानी है बादलों के घेरे में। ठीक है, किसकी है, कृष्णा सोबती जी की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जबकि अन्य सभी रचनाएं क्या है, बिल्कुल सुमेलित है भी। और कृष्णा सोबती की और प्रमुख कहानियां हैं जो काफी बार पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, डार से बिछड़ी, डार से बिछड़ी, यारों के यार, ये लड़की, सिक्का बदल गया। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण कहानी है कृष्णा सोबती जी की। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो अर्थ के आधार पर वे शब्द 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, सार्थक और निरर्थक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो भाई रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और कौन कौन से होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ भाई। ठीक है, याद रखना आपको। और रूढ़ किसको कहते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो, ठीक है, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीला, ठीक है, तो इसका कोई सार्थक खंड नहीं होगा, पी प्लस में ला, ना तो पी का कोई अर्थ है ना ला का कोई अर्थ है। ठीक है, यौगिक शब्द किसको कहते हैं, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके सार्थक खंड होते हैं। जैसे गुड़सवार, ठीक है, गुड़सवार, इसमें गुड़ और सवार दोनों के सार्थक अर्थ है, दूध वाला। ठीक है, ऐसे ही आगे है यौगिक, योग रूढ़ भाई। योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, योग रूढ़ शब्द उसको कहते हैं ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते ही हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लंबोदर, ठीक है, पंकज, जलज, चक्रपाणी आदि। ठीक है, जैसे हम बहुवीर्य समास करते हैं वही योग रूढ़ का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छाटिए, तो यौगिक शब्द हमें छाटना है भी, तो यौगिक शब्द हमें छाटना है। तो पीला है, जलज है, लंबोदर है या दूध वाला है। तो अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया है, दूध वाला क्या है, ये यौगिक शब्द रहेगा। ठीक है, पीला क्या है, ये रूढ़ शब्द है। जलज और लंबोदर ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द हमें बताना है कौन सा है, तो कौन सा है भी तत्सम शब्द, ये देखते हैं हम। आग है, फूल है, वत्स है या मोर है। तो जो वत्स है ये तत्सम शब्द रहेगा, इसका तद्भव क्या बनेगा, बच्चा। क्या बनेगा भाई, बच्चा। और सभी ये तद्भव शब्द है। ठीक है, आग का तत्सम क्या बनेगा, अग्नि। क्या होता है, अग्नि। फूल का पुष्प, मोर का मयूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से, तद्भव शब्द बताना है। आलस्य है, ओष्ठ है, उच्च है या ऊट है। तो ऊट जो है ये तद्भव शब्द है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका इसका जो आलस्य है इसका तद्भव क्या बनेगा, इसका तद्भव रहेगा आलस। ओष्ठ का होठ, उच्च का ऊंचा, ठीक है, और ऊट का तत्सम क्या रहेगा, क्योंकि तद्भव है तो तत्सम रहेगा इसका उष्ट। ओके मिनट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसमें से ये हमें बताना है। सुधाकर, सुधाकर, सुधाधर, प्रभाकर, निशाचर। जो प्रभाकर है ये क्या है, चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि सूर्य का पर्यायवाची। किसका है, सूर्य का पर्यायवाची है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि सुधाकर, सुधाधर, निशाचर, सारंग, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि ये सभी चंद्र के पर्यायवाची रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुराग का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो जो अनुराग है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है, विराग है, राग है, पराग है या विहाग है।
तो भाई अनुराग का विलोम का क्या होगा, विराग रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और राग का भी विलोम क्या होता है, विराग। राग विराग, अनुराग विराग, ठीक है, ध्यान रखना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक आर्थी है, तो एक आर्थी शब्द कौन सा, इसमें से कर है, आयु है, खग है या कनक है। तो एक आर्थी शब्द पूछा है, इसमें से जो आयु है ये एक आर्थी शब्द है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, उम्र। बल्कि जो कर है इस ये क्या है, अनेकार्थी शब्द है, खग भी और कनक भी, ये तीनों के तीनों अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आएंगे भाई। तो कर का अनेकार्थी शब्द क्या क्या होता है, हाथ होता है, टैक्स, किरण, सूंड। कनक का क्या होता है, धतूरा, सोना। खग का क्या रहेगा, खग का है पक्षी, तारा, गंधर्व और वाण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द है, तो इनमें से अनेकार्थी शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। स्वागत है, आदेश है, पुस्तक है या अंक है। तो इसमें से जो अंक है ये अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अंक का जो अनेकार्थी शब्द बनते हैं काफी है। ऐसे गिनती के अंक, ठीक है, गिनती के अंक हो गए भाई, नाटक के अंक, अध्याय हो गया, चिन्ह हो गया, ठीक है, और भाई संख्या हो गया, ठीक है, भाग्य को भी अंक हम कह देते हैं। जबकि जो स्वागत है, आदेश है और पुस्तक है, ये क्या है, ये एकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल और कुल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो शांत और योग, शांत योग और शांत, वंश किनारा, किनारा वंश। तो भाई वंश और किनारा, कुल और कुल का शब्द युग्म रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आज की क्लास में भाई हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। प्रत्यय वह शब्दांश है जो, क्या भाई प्रत्यय किसको कहते हैं, यदि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, नहीं किसी शब्द के बाद में जुड़ता, बिल्कुल सही है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता नहीं, कहीं भी जुड़ सकता नहीं। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, जैसे होनहार, ठीक है, होनहार, इसमें क्या है, प्रत्यय है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। शक्ति, कारक, नयन, ठीक है, और जो प्रत्यय है, ठीक है, जो प्रत्यय है इसके दो प्रकार होते हैं। कितने, दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से है, एक कृत प्रत्यय और एक है तदित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। जो उपसर्ग है इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। इससे शब्द के अर्थ में बदलाव आता, बिल्कुल आता है। कभी कभी शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, ये भी बिल्कुल होती है भाई। कभी कभी शब्द के अर्थ में विशेष अंतर नहीं आता, ठीक है। उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से उपयोग होता है, ये क्या है, गलत है। जो उपसर्ग है इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता भाई, और सभी क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं वह क्या कहलाता है। भाई कौन सा ऐसा समास है जिसमें सभी पद क्या है, प्रधान होते हैं। तो कौन सा समास कहलाता है भाई, वो तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुवीर्य समास। तो भाई वो कहलाता है द्वंद्व समास, ठीक है। क्या कहलाता है, द्वंद्व समास, जैसे माँ बाप, ठीक है, पाप पुण्य, आपको ध्यान रखना। बहुवचन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, समास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद प्रधान होता है, आगे देखते हैं, गलत है वो बताना है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। अव्यय भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। अव्यय भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। तो सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, और जो अपना बी है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत क्या, ए गलत है, क्योंकि तत्पुरुष समास में प्रथम पद की प्रधानता नहीं होती है। सारे और सारे बिल्कुल सही है भैया। अगला क्वेश्चन है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब क्या कहलाते हैं।
तो क्या कहलाते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। सी बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्या भाई, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का या स्थान का बोध हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, गांधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो कितने सर्वनाम है भाई? हिंदी में 7 है, 9 है, 11 है या 13 है? तो हिंदी में 11 सर्वनाम है। कितने? 11 सर्वनाम है। और वो सर्वनाम कौन कौन से? 11 सर्वनाम है भाई। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये 11 सर्वनाम होते हैं भाई हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो भाई इसको क्या कहेंगे? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको विशेष्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो इसमें से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया रहेगी? चलना, डूबना, कहना या समझाना? प्रेरणार्थक, तो समझाना। जो समझाना है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न कर किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उस क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। भाई अपना काम अपने आप ना करके किसी दूसरे से हम जो काम करवाते हैं तो वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत धीरे चलता है। वाक्य में क्रिया विशेषण का अंश को पहचानिए। वह बहुत धीरे चलता है। तो क्रिया विशेषण इसमें से क्या रहेगा? वह बहुत धीरे चलता है या है? तो जो बहुत धीरे, ये क्या है? क्रिया विशेषण रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पदबंध के संबंध में कौन सा गलत है? पदबंध के संबंध में गलत बताना है, कौन सा है? तो कौन सा गलत है ये हमें बताना है। वाक्य और पदबंध में अंतर नहीं होता। आगे देखते हैं, इसमें एक से अधिक पद होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पद इस तरह संबंध होते हैं कि एक इकाई बन जाती है। क्या भाई? पद इस तरह संबंध होते हैं कि एक इकाई बन जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। डी है, पदबंध और वाक्य में अंतर होता, बिल्कुल सही है। तो गलत क्या हुआ? ए। जो ए ऑप्शन है ये अपना गलत रहेगा। वाक्य और पदबंध में अंतर नहीं होता, ये क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं ये हमें बताना है। तो कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई वे? तो कौन कौन से होते हैं? विधिवाचक, ठीक है, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और लास्ट का है संकेत वाचक। तो ये 8 होते हैं भाई वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य हमें बताना, इसमें से कौन सा है? पानी बरसा, सूर्योदय हुआ और कुआसा जाता रहा। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। संयुक्त वाक्य पूछा तो सूर्योदय हुआ और कुहासा छा रहा था। ठीक है। जो और है ये क्या है? इनको जोड़ने का काम कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और संयुक्त वाक्य कहते किसे हैं? जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
और रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है? 3 भेद है। मैंने काफी बार आपको बताया है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और है भाई संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, ओ मेरा सिर फटा जा रहा है, किस प्रकार का वाक्य है? तो निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक या विस्मयवाचक वाक्य? तो ये विस्मयवाचक वाक्य रहेगा। और विस्मयवाचक वाक्य होता क्या है? जिसमें आश्चर्य हो, दुख हो, ठीक है, इसका ये बोध कराता है, उसको विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। और निषेधवाचक किसको कहते हैं? ठीक है, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, उसको हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे हमने खाना नहीं खाया। अगला क्वेश्चन है, वाक्य रचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य रचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये देखते हैं भाई, कर्ता के रचना विस्तार को कर्ता के बाद में आना चाहिए। आगे देखते हैं, क्रिया के विस्तार को विधेय के पहले रखना चाहिए। ये बिल्कुल सही है भाई, जो क्रिया का विस्तार है उसको विधेय से पहले हमको रखना चाहिए। संबोधन आरंभ में होता, बिल्कुल सही है। क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत पूछा था, तो गलत अपना एक, कर्ता के रचना विस्तार को कर्ता के बाद में आना चाहिए, क्या है? गलत है। ठीक है, ये आंसर अपने ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का। वाक्य विश्लेषण में विधेय के अंतर्गत नहीं आता। जो वाक्य विश्लेषण है इसमें विधेय के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो विधेय के अंतर्गत क्या नहीं आता? कर्ता, कर्म, कर्म का विस्तार या क्रिया का विस्तार। तो भाई इसमें कर्ता नहीं आता, और सभी आते हैं, कर्म भी आता है, कर्म का विस्तार भी आता है, और क्रिया का विस्तार भी इसमें आता है भाई, ये आपको ध्यान रखना। और वाक्य विश्लेषण होता क्या है? ठीक है, क्या होता है? किसी वाक्य के सभी अंगों को अलग अलग कर उसके पारस्परिक संबंध दिखाने की क्रिया को वाक्य विश्लेषण कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत वाक्य के उपवाक्यों को अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो भाई संधि क्या है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। और आगे जो स्वर संधि है इसके भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। कौन कौन से? गुण, दीर्घ, वृद्धि, यण और अयादी संधि। ठीक, किसमें अयादी संधि है? आ गया ना स्वर संधि का है भी उदाहरण। किसमें अयादी संधि है? माश्य, महोत्सव, अत्यावश्यक या गायक। जो भाई गायक है इसमें अयादी संधि आएगी। क्या है? इसमें अयादी संधि आएगी। ठीक है, क्या बनेगा? गे प्लस में अक, गायक। ठीक है, गे प्लस में अक, गायक, और ने प्लस में अन, नयन। ये अयादी संधि के उदाहरण हैं। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, आज उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।